Good morning, friends. This is Abhishek here. Welcome back to my YouTube channel, Banking Conquer IT. And today's, that IBPS has released his 2026 calendar, and we have that exam date that is finalized. Okay. So this video, I'm going to make sure for next 6 month of preparation of the prelims. Okay. How you can prepare the prelims so that you can score good in the prelims examination so that you can be able to clear the prelims and you will able to attend the mains exam. ओके, सो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, सो वी हैव सम डेट राइट. ओके, बिफोर दैट गोइंग टू एक्सप्लेन कि स्ट्रेटजी क्या रखनी है, क्या मैंने फॉलो किया था. ओके, क्या इश्यूज आते हैं. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू डू. ओके. ओके, सो हियर वी हैव सम डेट. ओके, सो अगर देखोगे आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर की. ओके, सो 29 अगस्त, मतलब कि आपको अगर सही बताऊं तो अभी भी आपके पास 7 to 8 मंथ है. 7 to 8 मंथ. ओके, सो इस 7 और 8 मंथ में मैं आपको 4 मंथ का बेसिकली स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको आपको 4 मंथ में कैसे आपको प्रीलिम्स के लिए आपको 4 मंथ में कैसे आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है. ओके गाइज, बहुत ही सिंपल. आपको 5 to 6 आवर्स आवर्स जो है डेली पढ़ना है. बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. ओके, इतना डेडिकेटेड वे में आपको पढ़ना है कि जो भी पढ़ो 5-6 आवर में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो. ओके, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा. एंड आपको देख सकते हो 29 नवंबर वी हैव द एग्जाम. ओके, सो वी हैव द सितंबर, अक्टूबर. ओके, सॉरी 1 नवंबर को एग्जाम है, तो स्टिल वी हैव 2 मंथ, मतलब 60 डेज आपको मेंस मिलेंगे. तो आपको क्या करना है वो चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है. ओके, अगर आप लोग आरआरबी स्केल 2 के लिए, एसओआईटी स्केल 2 के लिए तैयारी करें तो वो 20 दिसंबर है. तो अभी के लिए तो इसको भूल जाओ कि अभी कुछ इसके लिए देखना है. आपको प्री पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्री पे फोकस करोगे एंड इसका थोड़ा बहुत आप मेंस देख सकते हो कि मेंस में, क्योंकि ये इसका एक ही एग्जाम होता है. ठीक है, आपका इसका प्री नहीं होगा, डायरेक्ट वन मेंस होगा. तो आप इसका एक देख सकते हो कि प्री में जो इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स आती हैं वो किस लेवल का आता है. ओके, एंड देन प्रिपेयर फॉर दैट. बट आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले आप इसके फोकस करो, क्योंकि ये 125 मार्क्स का होता है और 122 आवर्स में खत्म करने हैं. 40 40 40 मिनट मिलते हैं आपको इंग्लिश रीजनिंग मैथ के लिए. ओके, सो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या इश्यूज आती हैं प्रिपरेशन में, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन. बिफोर दैट कि मैं आपको ये चीज बता दूं कि देखो इसका एग्जाम्स का पैटर्न क्या है. ठीक है, तो 120 मार्क्स का होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, आपको सबको पता है, राइट. एंड इसमें इंग्लिश जो है हमारा 25 मार्क्स का होता है एंड 50 क्वेश्चन होता है. तो आप सोच सकते हो कि 50 क्वेश्चन एंड 25 मार्क्स, दैट मीन्स पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का, राइट. 0.5 मार्क्स का पर क्वेश्चन. तो इसका लेवल बहुत टफ नहीं होता है guys. मैं आपको क्लियरली बताऊं, आप अगर क्लर्क के लेवल का इंग्लिश, अगर क्लर्क के लेवल का अगर आप क्लर्क के लेवल की इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो भी आप आराम से इसमें 35 से 40 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके, ये इतना एक्यूरेसी के साथ, आपको 100% अगर एक्यूरेसी के साथ इतना अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स माना जाता है. ओके, जो कि मैंने अटेम्प्ट किया था. मेरे अराउंड 18.5 मार्क्स के आसपास मेरे आए थे इंग्लिश में आउट ऑफ 25. ओके, सो बहुत अच्छा मार्क्स था ये. 36-37 क्वेश्चन के अराउंड मेरे सही थे. ओके, मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी. ओके, रीजनिंग में भी, रीजनिंग रीजनिंग देखो मैं सच बता रहा हूँ, रीजनिंग जो 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स के रहते हैं पर क्वेश्चन, पर 40 मिनट्स मिलते हैं. रीजनिंग में पजल्स टफ होते हैं, पजल्स इजी नहीं होते हैं. आपको पीओ, अगर आप आईबीपीएस पीओ का पेपर उठा के देखो और इसका पेपर उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा. जिन लोगों ने दिया होगा उनको समझ में आ जाएगा रीजनिंग का पजल्स जो है वो लिटिल बिट पीओ से भी टफ होता है. अगर आप एसबीआई पीओ का देख रहे हो तो कहीं ना कहीं एसबीआई पीओ का या फिर आरबीआई के एग्जाम्स अगर दिए प्रीलिम्स तो उसमें उसके लेवल्स का रहता है. ठीक है, तो टफ रहता है गाइज. अगर आपने ईसीजीसी, अगर ईसीजीसी दिया है तो ईसीजीसी पीओ के पेपर्स में जैसे पजल्स होते हैं, ओके, उस तरह का क्वेश्चंस आते हैं इसमें. तो ट्राई करना आप लोग की जो भी अदर थिंग्स हैं, जैसे कि हमारा इनइक्वालिटीज हो गया, कोडेड इनइक्वालिटीज हो गया. ओके, आपको लॉजिकल रीजनिंग हो गया. ठीक है,
क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, इन सब के क्वेश्चंस आप ट्राई करना ज्यादा अटेम्प्ट करने की। ओके। वन वन क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि पूछ देगा कि इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स में पूछता है, कोर्स ऑफ एक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब अगर प्रिपेयर करोगे तो वो स्कोरिंग्स हैं। नो डाउट बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, बट अगर आप थोड़े भी कॉन्सेंट्रेट, जितना आप पजल पे दोगे उस पर कंसंट्रेट करोगे तो वो इजिली स्कोरिंग होंगे। ओके। एंड देन क्वांट पे है 50 क्वेश्चन 50 मिनट, ये गाइज ये स्कोरिंग होता है, ये सच बता रहे 1 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। आप आराम से अगर अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे 35 से 40 नंबर तो आप आराम से ला ही सकते हो, नहीं तो कम से कम 35 प्लस तो ला ही सकते हो इसमें। ये मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरी स्ट्रेटजी रही है, मैं कैसे प्रिपेयर करता था। मैं आपको बता दूं कि ये कुछ मैंने अपनी स्ट्रेटजी बना रखी थी कि मैं इस तरह से प्रिपेयर करूंगा। मैं क्या करता था, डेली प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस कहाँ से करता था, मैंने किसी के भी कोर्सेज नहीं लिए थे, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोर्स नहीं लिया था कि मुझे वहां से कोर्स लेना है और देन उस कोर्स से पढ़ना, नहीं। मैंने सारे के सारे कोर्सेज जो है मैंने यूट्यूब से पढ़े हैं। जितने भी वीडियोस मैं देखा यूट्यूब से, मुझे जिन टीचर्स का अच्छा लगता था, मैं कुछ टीचरों के नाम बताऊंगा जिनसे मैंने पढ़ा है। कौशिक महंती सर का पढ़ा था, अशोक अरोरा सर का पढ़ा था, एक सिद्धार्थ सर हैं, अड्डा बैंकिंग अड्डा में पढ़ाते हैं, उनसे भी मैंने मैथ्स इनिशियल में उनसे स्टार्ट किया था। देन कौशिक महंती सर से मैंने पढ़ा, एंड देन आशीष अरोरा सर से भी पढ़ा। मुझे सबके ठीक लगे, ऐसा किसी का ऐसा नहीं कि कोई टीचर्स खराब पढ़ाता है। अपनी जगह पे सब लोग बेस्ट पढ़ाते हैं। मैंने इन सबसे पढ़ा, इनके मैराथन्स किए हैं। ओके। एंड डेली कम से कम मैं एक एक वीडियो तो 2 घंटे 2.5 घंटे का पढ़ता ही था इनसे। ओके। 2 घंटे 2.5 घंटे का मैं ट्राई करता था कि अगर 2.5 घंटे का है तो 1.5 घंटे में खत्म करने का, क्योंकि सर एक्सप्लेन करते थे और मैं अपने हिसाब से करके उसको जल्दी जल्दी स्किप करके जो है पढ़ता था। ओके। सबसे पहले क्वेश्चंस जो भी आते हैं आपको गाइस, तो सबसे पहले अगर आप कोई वीडियोस देख रहे हो तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे है आप पॉज करिए, अपने से क्लियर करिए। अगर आपको टाइम लग रहा है देन सर का एक्सप्लेनेशन देखिए, सर किस तरह से उसको कितने कम टाइम में कर रहे हैं। ओके। एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। ओके। ये करना आप। डेली आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। मॉक टेस्ट अब बहुत सारे, मैंने हर टेक्स्ट बुक का भी सब्सक्रिप्शन लिया था, टेक्स्ट बुक का लिया था, गाइडली का लिया था। ओके। एंड देन अड्डा का तो मेरे पास था ही। एंड देन एक और था ओलाई बोर्ड का, ओलाई बोर्ड का भी टेस्ट लिया था। ओके। मैंने इन सबके टेस्ट दिए हैं गाइस। सच बताऊं तो मुझे जो आईबीपीएस के लेवल का लगा वो मुझे गाइडली का लगा है। ओके। आपको जिस जो भी आपको लगता है वो देख सकते हो। मैं गाइडली के टेस्ट से ज्यादा इंप्रेस हुआ था, बहुत सारे दिए थे बट मुझे गाइडली का ज्यादा बेटर लगा। ओके। तो आप लोग देख सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बहुत कॉस्टली इनके टेस्ट नहीं होते हैं। इट इज वेरी इजी गाइज। ओके। सो आप लोग भी देख सकते हैं जो भी आप लोग को ठीक लगे। मैं कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। सो आपको जो ठीक लगे वो ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से मैंने जो लिया था वो गाइडली का लिया था, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। लिया तो मैंने सबका था बट गाइडली का मुझे टेस्ट सीरीज मुझे ज्यादा अच्छा लगा, एग्जाम ओरिएंटेड लगा। ओके। सो यहाँ पे मैं कैसे करता था, मैं टेस्ट देता था। 125 नंबर का रहता था, तो मेरे क्या रहते थे कि स्टार्टिंग में मुझे 40 से 50 नंबर लाने में मेरी हालत खराब हो जाती थी ओवरऑल 125 में। 125 में 40 से 50 नंबर मेरे आते थे। मैं क्या करता था गाइज, ये अगर आप देखोगे तो मैं अपने एनालिसिस करता था। ओके। एनालिसिस करता था कि मेरी मिस्टेक्स क्या हैं, कहाँ मैंने गलतियां की। मेरे अटेम्प्ट्स रहते थे, मेरे 70 से 80 अटेम्प्ट भी रहते थे। ओके। बट नंबर मेरे 40 से 45 आते थे। ओके। तो मुझे समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम, 70 80 क्या उससे ज्यादा भी रहते थे, अराउंड 90 प्लस रहते थे, क्योंकि मेरी इंग्लिश मेरी बहुत ज्यादा अटेम्प्ट होती थी। इंग्लिश 40 45 होता था अटेम्प्ट। ठीक है। तो ये 90 के प्लस आसपास चले जाते थे नंबर, बट बहुत कम आते थे। तो मैं एनालिसिस किया कि मैंने मिस्टेक्स कहाँ करना शुरू किया। ओके। मैं एक एक पेपर्स उठाता था और जिस दिन टेस्ट देता था गाइस उसी दिन आफ्टर 1 और 2 आवर्स के बाद मैं उसको एनालिसिस करता था, क्योंकि वही माइंडसेट होता है आपका कि आप सब उस टाइम पे आपको याद रहेगा कि आपने क्वेश्चन किस माइंडसेट से अटेंड किया है, क्या आपने लॉजिक लगाया है। एंड देन वो को आप पता चलेगा कि अच्छा मैंने ये लॉजिक लगाया था और ये मेरा लॉजिक गलत था। तो आपको अंडरस्टैंड आप कर पाओगे कि ठीक है, सेम डे में हम टेस्ट दे रहे हैं, सेम डे में एनालिसिस करोगे, देन आप यू विल अंडरस्टैंड कि आपने मिस्टेक्स कहाँ पे किया है। ओके। तो आपको पता चलेगा आपको मिस्टेक्स क्या है, क्या किया है, और उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो उस मिस्टेक्स को। नेक्स्ट टाइम जब भी आप टेस्ट दो वो दोबारा से वो मिस्टेक्स ना करो। तो आपको ये चीज फोकस करनी पड़ेगी। आपको स्पीड और एक्यूरेसी, देखो एक्यूरेसी तो आपको मेंटेन करना है, स्पीड आपकी तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे एज मच एज यू कैन। कि आप जितना भी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे आपकी स्पीड तभी बनेगी। आप ये सोच रहे हो कि क्वेश्चन आपको आते हैं बट नहीं कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं प्रैक्टिस है। आप आपको सबको पता है कि प्लस माइनस
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सबको आती है, बट इस चीज को आप कितने फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं वो डिपेंड करता है। एक बंदा जो है, एक एक प्लस माइनस के जो भी सीरीज होते हैं उसमें हमारे पास उसको करता है हमारे 1 में या 50 सेकंड में, और एक बंदा उसी को 10 सेकंड में कर रहा है। तो ये जो 40 सेकंड का जो मार्जिन लेके चलेगा ये बंदा, इसी यही सेलेक्ट होगा, राइट। तो आपको भी उसी हिसाब से करना है। हमको लगता है कि यार प्लस माइनस ही तो है, बट एक्चुअली आपको ज्यादा से ज्यादा इसी पे प्रैक्टिस करनी है। आपको ज्यादा से ज्यादा जो है सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करनी है, अप्रोक्सीमेशन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व, डेली सॉल्व करो गाइस। आपको आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सॉल्व करोगे आपकी तभी स्पीड आएगी। हम कहते हैं हमारी मैथ्स में स्पीड नहीं है, मैथ में स्पीड नहीं है, बट लिटरली मैथ में इसलिए स्पीड नहीं होती कि हमें आती चीजें में नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस तरह की प्रैक्टिस नहीं है। हमको लगता है कि हमें आता है तो हम कर लेंगे, हम एग्जाम आप कर लोगे, बट आपके पास टाइम नहीं है ना करने के लिए। आपको कम टाइम में करना, वो कैसे आएगा? जब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही है। और आपको टाइम मैनेजमेंट तो करनी ही पड़ेगी गाइस, क्योंकि जितना आप अच्छे से टाइम निकाल के पढ़ोगे डेडिकेटेड वे में, आपको 6 मंथ, मैं सच बता रहा हूँ, आप भूल जाइए सब कुछ 6 महीने के लिए, या जब तक एग्जाम नहीं आ रहा, ठीक है। आपको 6 मंथ, 6 मंथ आपको कुछ भी नहीं करना है। 6 मंथ आपको कुछ नहीं करना गाइस, दिन रात एक कर दिए, अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए इस एग्जाम को, कि मुझे इस 2026 में कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मुझे सिवाय अपनी स्टडी के अलावा कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। भूल जाइए सब सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे, वही लोग जो आपकी बुराई कर रहे होंगे, या जो भी लोग हैं आपसे नहीं पसंद करते होंगे, सब के सब आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे। ये मेरे साथ हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सब कुछ भूल जाइए। जिस दिन आप सेलेक्ट हो गए उस दिन आप, आपकी वैल्यू, आप उस दिन आप अलग ही आपकी फीलिंग आएगी कि आपने क्या अचीव किया है। ओके, सो सब कुछ भूल जाइए, अपन जी जान लगा दीजिए 60 डेज। आप, मैं तो 5 से 6 घंटे बोल रहा हूँ, आप 9 10 11 12 जितना आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़िए। इतना डिटेल में पढ़िए, इतना सब कुछ पढ़िए कि आपको इसके अलावा कुछ दिखे ही ना जब तक एग्जाम ना हो जाए। आप 100% क्लियर हो गए यार, ये मेरी गारंटी है। अगर मैं क्लियर कर सकता हूँ, मैं एक नॉन आईटी बैकग्राउंड का बंदा था, फिर भी आईपीएस का 6 से 7 मंथ प्रिपरेशन में मैंने क्लियर कर लिया। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो वाई यू नॉट, आप भी कर सकते हो, इतना समझ लीजिए। इतना बहुत कुछ नहीं है इसमें, बहुत टफ नहीं है चीजें कि आप नहीं कर पाओगे या कुछ ऐसा है। मैंने कभी सीएस के कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा हूँ, फिर भी मैंने सीएस के सारे सब्जेक्ट पढ़े, प्रिपेयर किया, एंड देन आई क्लियर इट। सो इसका मतलब आप भी कर सकते हो, राइट। बस आपको डेडिकेशन दिखाना है। मैं तो 9 आवर जॉब भी करता था। ओके, मैं 9 घंटे जॉब करने के बाद भी पढ़ाई किया हूँ। तो सोचो कि मेरी, मैं किस तरह से क्लियर किया। देन आप तो अगर फ्री हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप 10 12 14 15 घंटे पढ़िए, दिन रात 6 7 महीने कर दीजिए। आप देखना, आप एक अलग ही साइन करोगे एग्जाम्स के दिन में। एग्जाम के टाइम पे आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आप जो भी पेपर देखोगे, आप आंख बंद करके सॉल्व करोगे तो भी आप आराम से क्लियर कर लोगे। ओके, तो इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अपनी जी जान लगा दीजिए, 6 से 7 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है कोई भी चीज से। सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स वगैरह छोड़ दीजिए। सेलेक्ट हो जाइए, उसके बाद 10 लोगों से बात करो, 50 लोग आपको फोन करेंगे। ओके, मैं कुछ आपको बताऊंगा कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कैसे प्रिपेयर करना है 4 मंथ में। 8 महीने हैं आपके पास, आपको 4 मंथ में पूरा प्रीलिम्स क्लियर कर लेना है गाइस। पूरा प्रीलिम्स जो है आपको सॉल्व कर लेनी है। ओके, मतलब पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म कर लेना है, पूरी एक एक चीज। आपके स्कोरिंग का आपको फर्स्ट मंथ में ये सारे मैंने लिख रखे हैं, आपको अपने हिसाब से मैंने बस ये लिख रखा है, बट लिटरली बताऊं, आपको अपने हिसाब से इसको देखना है कि आपको जो टॉपिक्स लग रहा है मुझे पहले तैयार करना चाहिए वो करिए। ओके, मैंने तो एक नंबर पे ये सब चीजें लिख रखी हैं। हाँ ठीक है, आपको पहले नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशंस, ओके, ये मैथ्स के हैं, देन रीजनिंग के हैं, देन इंग्लिश के हैं। इंग्लिश में मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने कभी इंग्लिश का ये एरर डिटेक्शन वाला जो ग्रामर होता है ना, वो मैंने कभी स्पेसिफिक नहीं पढ़ा है किसी भी टीचर से। मैं बहुत सारे टीचर्स को फॉलो किया इंग्लिश के लिए, 3 4 टीचर को, मुझे जहां समझ में आता था मैं उनसे पढ़ता था। बट हाँ, कम से कम 15 20 वीडियोज में उनके देखता था, किसी भी सीरीज का मैं उठा ले, क्लर्क लेवल का उठा लेता था या पीओ लेवल का, 15 से 20 वीडियोज उनको देखता था। तो मुझे समझ में आने लगी। अब धीरे धीरे अगर एक महीने कंटिन्यूस किसी भी टीचर का उठा के जो वो करवाते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाते हैं, आप एक महीने लगातार एक टीचर को पकड़ करके
प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए उनके। आपको सच बता रहे हैं, आपका जो एरर डिटेक्शन वाला चीज ना 80% आपका क्लियर हो जाए। आपको कुछ टाइम के बाद समझ में आने लगा कि यार ये सारे क्वेश्चन तो एक ही टाइप के हैं, या फिर एक ही पैटर्न है, एक ऐसी चीजें हैं जो सब में कॉमन है। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सब में कॉमन होती हैं, वो चीजें बस आपको याद हो जाएगा। आपको याद भी नहीं करना, आपको याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते बस। दूसरी चीज, आपको रीडिंग कंप्रहेंशन डेली करनी का। मैं अपने लिए खुद के लिए मैं द हिंदू लगा रखा था। मैं डेली 30 मिनट्स द हिंदू की न्यूज़पेपर पढ़ता था। उसमें जो वोकाबुलरी आती थी उसको मैं नोट डाउन करता था। नोट डाउन करने के बाद उसको डेली 10 मिनट सोने से पहले रात को और मॉर्निंग उठने के 10 के बाद 10 मिनट मैं उस चीज को बस आंखों से एक बार गुजार लेता था, आंखों के सामने उसको रख लेता था। अच्छा ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब कोई रटने उठता कभी नहीं था। तो मेरा इस तरह से मैंने वोकाबुलरी तैयार की। देन फिलिंग द ब्लैंक्स, ये आपको इसी से आ जाएगा। रीडिंग आपकी अच्छी रहेगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप आराम से फिलिंग द ब्लैंक्स भर लोगे। और वोकाबुलरी भी इसी पे डिपेंड करता है। ओके। आरसी जो आपको मॉडरेट लेवल का क्लोज टेस्ट वगैरह आते हैं, वो आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो आएगा वो आपको वो आपको पढ़ते पढ़ते आरसी पढ़ोगे तो आप सेंटेंस को इंप्रूव भी कर लोगे अच्छे से। और प्रैक्टिस क्वेश्चन जब करोगे किसी भी टीचर का, तो वो जिस तरह से बताएंगे आपको उसी हिसाब से आराम से कर लोगे। ये आपको कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट या एरर डिटेक्शन का जो क्वेश्चन आता है गाइस, 2.5 नंबर का है। 5 ही क्वेश्चन आते हैं आधे नंबर के। तो इस 5 क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आपको रिवीजन करना है, ठीक है। जितना भी चीजें करनी, हर मंथ का मैंने अलग से लिख रखा है क्या क्या करना है। तो आप अपने हिसाब से देख लो जो आपको ठीक लग रहा हो, ठीक है। बट एक चीज याद रखना कि जो रीडिंग कंप्रहेंशन है, आपको जितना ज्यादा पढ़ना है, जितना ज्यादा आप इसमें टाइम दे सकते हैं वो है। दूसरा वोकाबुलरी। ये यही चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन दोनों दिलाएंगी। फिलिंग द ब्लैंक्स, पैराजम्बल्स, ये पैराजम्बल्स अंडरस्टैंडिंग पे है कि आपकी कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है आरसी की। आरसी का अंडरस्टैंडिंग है, पैराजम्बल आप आराम से कर लोगे। यही चीजें रीजनिंग की हैं। रीजनिंग में देखो आप पजल्स पजल्स हम करते रहते हैं, पजल्स हो गया तो 5 नंबर आ जाएगा। बट क्या लिटरली उस 5 नंबर के लिए आप 10 मिनट देने के लिए तैयार हो? कभी कभी ये चीज होती है गाइस, सारे पजल्स एक जैसे नहीं होते, कुछ पजल्स ट्रिकी होते हैं। आपको वो चूज ही होना पड़ेगा कौन सा पजल आपको चूज करना है। आप 40 मिनट में 50 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मैं ये लिख के दे दूं। ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा रहेगा तो वो कर लेगा, और मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बना रहा हूँ वीडियो, वो अपने से भी कर लेगा, वो मेरी वीडियो की उसकी जरूरत नहीं होगी। मैं वो एक एवरेज बच्चा हूँ, जो मैं देखा हूँ, मुझे जो परेशानियां आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस तरह से तैयार की, ये दोनों शायद इसकी टॉपिक्स ऐड हो गए हैं तो इसको छोड़ दो आप। बट आप सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन एंड कोडिंग डिकोडिंग, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आते ही आते हैं, आपको करने हैं। एक लॉजिकल और क्रिटिकल रीजनिंग्स आती हैं जिसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला होता है, कोर्स ऑफ एक्शंस लेनी होती हैं, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसको आप पढ़ लेना, इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ओके। देन पजल्स आपको पढ़ना है। बॉक्स व फ्लोर बात मंथ वाले कुछ बॉक्स वाले सीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, वो सिंपल्स होते हैं। 1 नंबर्स के लॉजिकल रीजनिंग में कॉज एंड इफेक्ट एंड अजम्पशंस वाले जो होते हैं, ठीक है, ये आपको तैयार करना, ये वाला तैयार कर लेना का। ये 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता लॉजिकल रीजनिंग। इसको किसी भी टीचर से पढ़ लेना। ओके। एक अड्डा के टीचर्स हैं, नाम मुझे नहीं याद रहा, आई थिंक बिहार के हूँ सर। उनका यूट्यूब पे 2 ढाई 3 घंटे का वीडियो है, एक बार उनसे पढ़ना जरूर, 2 3 घंटे का वीडियो। आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने उन्हीं से पढ़ा था, और मैंने और कहीं किसी से नहीं पढ़ा था, उनसे पढ़ा था। और मेरे पास गाइडली का सब्सक्रिप्शन था, वो पीडीएफ बंडल का, तो मैं उससे प्रैक्टिस करता था कि ठीक है मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो मेरे मतलब 80 to 90% जो है सही होते थे। ओके। पजल्स वगैरह जो भी आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, आपको उस हिसाब से पढ़ना। आपको अपना पूरा बहुत ज्यादा, यही जिस मैंने अटेम्प्ट लिखे ना, एक हाई 100% एक्यूरेसी के साथ इतना अटेम्प्ट कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का है। मीन्स आप सोच लो, ये और ये मिला के 60 नंबर, ये मिला करके 10 नंबर भी मान लो इसमें मिला आपको, तो 70 नंबर कट ऑफ इतना ही जाता है, राइट। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप इतना कर लोगे तो आपको 4 महीने में तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। बट एक चीज याद रखना कि ऐसा नहीं कि शुरू स्टार्ट कर दिया, चलो ठीक है आज से नोटिफिकेशन आ गया है तो आई विल गो फॉर दी प्रिपरेशन। आपको अगर मतलब 2 आवर्स आप मैथ मैथ को दे रहे हो, ठीक है, 2 आवर आप मैथ को दे रहे हो, 2 आवर आप रीजनिंग को दे रहे हो, 2 आवर आप रीजनिंग को दे रहे हो, एंड 1.5 आवर आप अगर इंग्लिश को दे रहे हो। ओके। इंग्लिश देखो क्लर्क लेवल का ही पढ़ना, बट इतना टाइम मत देना। आप स्टार्ट क्लर्क से ही करना, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ।
क्योंकि आप क्लर्क का करोगे आपको समझ में आएगी और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। पीओ से करना शुरू करोगे तो आपको थोड़ा टफ लगेगा और फिर वो आपको डिमोरलाइज करेगा। देखो आधा नंबर का क्वेश्चन, आधे नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो आधे नंबर में आपको बहुत हाई क्वालिटी का, बहुत हाई लेवल का नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इतना मैथ का दे रहे हो डेली, तो याद रखना कि आपको 2 आवर मेंस के लिए भी देना है। ओके। मेंस के लिए भी, मेंस का सब्जेक्ट का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मेंस का आप लोग को कैसे प्रिपेयर करना है। ओके। आप अगर इतना इतना पढ़ रहे हो तो आपको 2 घंटे डेली मेंस का देना है कि मेंस के टच में रहो आप सारे सब्जेक्ट, और ट्राई करना कि प्री से पहले आपका मेंस का पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। इसको आपको पूरा 4 मंथ में खत्म करना है। रिमेनिंग लास्ट के जो 4 महीने बचेंगे आपको सिर्फ उसमें टेस्ट देना है, देन टेस्ट के बाद एनालिसिस करना है। एनालिसिस के बाद आपके आपको मिस्टेक्स फाइंड करना है, एंड देन इम्प्रूव करना है। ओके। देन आपको इम्प्रूव करना है उस चीज को, एंड फिर टेस्ट देना है आपको। फिर टेस्ट देना है आपको, पता है। और इससे एक चार्ट बना लेना कि पहले टेस्ट में आपने कितना नंबर मिला, दूसरे टेस्ट में कितना और तीसरे टेस्ट में कितना नंबर मिला है, ठीक है। ट्राई करना कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म से टेस्ट देने की कोशिश करना। ओके, अगर आपको हो सकता है तो। अदरवाइज फ्री टेस्ट देखो बहुत सारे कोचिंग वाले करवाते हैं ऑल इंडिया टेस्ट का, तो आप उनसे दे सकते हो। और इन सब टेस्ट के बाद ना आप अपना स्कोर देखना, स्कोर कंपेयर करना कि पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, 9वां 10वां, क्या आपका इंप्रूव हो रहा है टेस्ट में नंबर। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, एनालिसिस करना। अगर आप ही हो जो आपके अंदर की कमियां बता पाओगे, वरना मैं, कोई भी दूसरा बंदा आपको नहीं बता पाएगा कि आप में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप ही हो जो आप टेस्ट दोगे, अपने आप को टेस्ट करोगे, जज करोगे, एंड देन आप यू हैव टू फाइंड कि आप की कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप ही हो जो आपको इस सिलेक्शन करा सकता है, और आप ही हो जो आप सिलेक्शन से आपको दूर ले जा सकता है। तो आप अपने आप को उस तरह से बनाओ कि मुझे इस साल एग्जाम्स निकालना है चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। सेम थिंग यहाँ पे, जब आप प्री तक मेंस निकाल लोगे, फिर मेंस प्री तक आपको मेंस का सारा सिलेबस, सब कुछ नोट्स वगैरह सब बना लोगे, प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे, पूरा एक बार दोहरा वो कर लोगे। फिर आपको जो नेक्स्ट मंथ है ना, जो सितंबर और अक्टूबर वाला है, सितंबर अक्टूबर, इन 2 महीने में आपको सिर्फ टेस्ट देना है एंड रिवीजन। टेस्ट रिवीजन बस यही 2 चीजें करनी है बस। 2 महीने। आपको लगता है 2 महीने में अगर आपने 40 टेस्ट दिया है और रिवीजन डेली किया है, तो आपको लगता है कि कोई होगा जो आप जैसा कर पाएगा इतना ज्यादा। अगर आप इतना कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला। जो मैंने किया है वो आप कर सकते हो, आपके पास इनफ टाइम है गाइस। आप ना जी जान लगा दिए, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जो भी टाइम है आपके पास, पूरी अपनी, जो भी आपके, ये मान के चलिए कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, इससे ज्यादा मैं, मेरे पास टाइम नहीं है, आपके एज ओवर हो गया है, जो भी आप मन में बना के ले चलिए कि मेरा लास्ट है, या भाई मेरे पास टाइम नहीं है इसके बाद, आपका 100% सिलेक्शन होगा गाइस। ओके। सो आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ, जैसा मैंने बताया आप प्लीज उस तरह से फॉलो करिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ओके। एंड मैं कल या परसों में मैं आपको मेंस की स्ट्रेटजी लेके आऊंगा कि मेंस में कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे टॉपिक, किस टॉपिक से ज्यादा वेटेज होता है क्वेश्चन का, वो सारी चीजें लेके आऊंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू गाइज। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई इश्यूज आ रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब चैनल के कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।